Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is Sandhya Rai and we are studying the fundamental unit of life. और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से हमारा मतलब क्या है? सेल तो हमने जैसे कि अभी पिछले देख ही लिया कि सेल क्या होता है। मेम्ब्रेन से मतलब है झिल्ली। झिल्ली जैसे कि जैसे हमारी कोई जाली है तो उससे हमारी उस जाली से हर चीज़ पास तो नहीं होती। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अटक जाते हैं और छोटे वाले पास हो जाते हैं। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन का काम भी यही है कि वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है, मतलब वो कुछ चीज़ों को आने देता है और कुछ को नहीं आने देता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो कि इसे अलग करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल से। ये हमारी कुछ चीज़ें परमिट करती है आने के लिए और कुछ नहीं करती है, मतलब कुछ चीज़ें नहीं आने देती, प्रिवेंट करती है उनको आने से। तो इसीलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। So this is the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment. The plasma membrane allows permit entry or exit of the some material in or out of the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ या परमिट करती है कि उस सेल के अंदर क्या आ सकता है, सेल के अंदर से बाहर क्या जा सकता है। हर कुछ अंदर नहीं आता और सब कुछ बाहर नहीं जाता। इसमें कुछ चीज़ें प्रिवेंट भी होती है जो अंदर या फिर बाहर नहीं कर सकती है, तो इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। Plasma membrane is flexible and it is made up of organic molecule called lipid and protein. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, मतलब वो हमारा शेप या फिर स्ट्रक्चर में कोई रोल प्ले नहीं करती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बनी होती है, लिपिड या फिर प्रोटीन, मतलब या फिर नहीं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की होती है उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है कि जो जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो इससे अपना जो फूड है वो एनगल्फ करते हैं अंदर, इसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू प्रोसेस। और एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। ट्रांसपोर्टेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी लगती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी नहीं लगती है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम अभी जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी नहीं लगती है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हमारी एटीपी फॉर्म में होती है, जो कि इसमें कंज्यूम नहीं होती है। ये हमारी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में होती है, और इसके भी दो टाइप होते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। Substance crosses the membrane without consuming the ATP is from higher concentration to lower concentration, इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें हमें क्या पॉइंट याद रखना है? विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी एंड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये हमारे दो टाइप के होते हैं, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन हमारा मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का, वो चाहे लिक्विड, गैस या सॉलिड हो, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, या मतलब डिफ्यूजन में हमारा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। और ये हमारे एक रैंडम फैशन में होता है, मतलब रैंडमली मूव करता है, कोई एक पर्टिकुलर मैनर नहीं होता है इसका। और इसमें हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमारा लिविंग थिंग पे सिर्फ काम करता है। लिविंग थिंग्स में मतलब लिविंग सेल है कोई, इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, इसमें हमारा डिफ्यूज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गैसियस एक्सचेंज में डिफ्यूज़न सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि सेल में जो गैसियस एक्सचेंज होती है, जैसे O2 और CO2 जो एक्सचेंज होती है, उसमें वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही होती है। तो हम देखते हैं, डिफ्यूज़न is the movement of substance from an higher concentration of area to lower concentration. Diffusion happens in liquid and gas because their particle move randomly from place to place. ये लिक्विड और गैस में होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं। डिफ्यूजन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिविंग थिंग्स, हाउ सब्सटेंस मूव इन और आउट ऑफ द सेल। ये हमारा लिविंग थिंग के लिए, क्योंकि कैसे सब्सटेंस अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, इसमें डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन का गैसियस एक्सचेंज में क्या रोल है। तो ये हमारा है, जैसे अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारा CO2 भी साथ के साथ CO2 भी साथ के साथ फॉर्म हो रहा है।
O2 हमारा अंदर जाके CO2 में चेंज हो जाता है। तो अब जो सेल के बाहर हमारा CO2, सेल के अंदर हमारा CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम O2 कंज्यूम करे जा रहे हैं और उसे CO2 में चेंज कर रहे हैं। तो सेल के अंदर हमारी CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है सेल के बाहर के मुकाबले। तो इसलिए अब मेरा CO2 सेल के अंदर से सेल के बाहर चला जाएगा डिफ्यूज, क्योंकि जो हमारा डिफ्यूजन होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो जो CO2 सेल के अंदर है उसकी हायर कंसंट्रेशन सेल के अंदर है और बाहर उसकी लो कंसंट्रेशन है सेल के मुकाबले। हमें कंपैरिजन करना होता है इसमें हमेशा ये, ठीक है। तो CO2 मेरा सेल के अंदर से सेल के बाहर चला जाएगा और O2 हमारा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, सेल के अंदर नहीं है, मतलब कम है। तो हमारा एटमॉस्फेयर में से CO2 सेल के अंदर चला जाएगा। तो हमारी ऐसे हमारी गैसेस एक्सचेंज हो गई, CO2 हमारे सेल से बाहर चला गया और O2 सेल के अंदर आ गया। तो इससे हमारी गैस जो भी हमारी कंजप्शन है गैसेस एक्सचेंज की वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। Some substance like CO2 accumulates in higher concentration inside the cell. In the cell external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that of inside the cell. जो concentration of CO2 है बाहर एटमॉस्फेयर में, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो सेल के अंदर के इन्वायरमेंट में के कंपैरिजन में कम है। हमें हमेशा कंपैरिजन में ही रखना होता है। एज सुन एज देयर डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। तो CO2 मेरी अब सेल से बाहर चली जाएगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो सिमिलरली O2 मेरा एंटर कर जाएगा सेल के अंदर डिफ्यूजन के ही थ्रू। जैसे कि मेरा अब O2 बाहर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और अंदर सेल के कम है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगा। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। द डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज। इसका डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट रोल है गैसियस एक्सचेंज में बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सेल में भी एक डिफ्यूजन होता है और सेल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भी। अब हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस। ओस्मोसिस से हमारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट यहाँ पे हम ज़्यादातर वाटर ही लेते हैं, सॉल्वेंट हमारा वाटर ही होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक तो हमारा वाटर मूव करेगा, दूसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें भी हमारी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी और ये हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए होता है हमारा। जैसे कि पिछले हमने जो केस देखा उसमें पूरा का पूरा हमारा, जैसे मेरी CO2 अगर अंदर ज़्यादा थी और बाहर कम थी तो मेरा पूरा का पूरा CO2 बाहर मूव कर गया। हमारे ओस्मोसिस में क्या होता है कि अगर मेरे इधर मतलब मान लो मेरे सेल के अंदर 15 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैं और बाहर 5 है, तो फिर मेरे सेल के अंदर में से 5 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे हमें वो लेना है सॉल्वेंट। मान लो 15 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारे सेल के अंदर है और 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारे सेल के बाहर हैं, तो मेरे अंदर सेल के अंदर में से 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर चले जाएंगे। तो अब दोनों साइड में 10-10 मॉलिक्यूल हो गए, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट such as water through a semi-permeable membrane as a living cell into a solution of higher solute concentration that tends to equalize the concentration from solute on the two sides of membrane। उन्होंने क्या कहा, हमारा पहली बात हमारा सॉल्वेंट, ये हम देख लेंगे। पहले सॉल्वेंट मूव करेगा, दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की, क्योंकि ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और ये मेरा हमेशा इक्विलाइज द कंसंट्रेशन करता, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, पूरा का पूरा मूव नहीं करता। और हमारा ओस्मोसिस किस किस चीज़ से अफेक्ट हो सकता है? ओस्मोसिस मेरा अफेक्ट तब होगा जब मैं सॉल्वेंट मतलब वाटर में कोई चीज़ मिला दूँ, सोल्यूट। तो अब मेरी सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाए तो सॉल्यूशन बन गया, जिससे कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, मतलब जो वाटर के पार्टिकल्स है, वो सोल्यूट ना होल्ड कर लेता है, तो इससे वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाते हैं, मतलब वाटर में कोई भी सब्सटेंस मिलाते हैं, तो हमारा ओस्मोसिस अफेक्ट होता है उस चीज़ से। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर है वो किस चीज़ से अफेक्ट होगा, जब हम कोई भी सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो उससे हमारा अफेक्ट होगा। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड।
ये हमारा हाई वाटर से लो वाटर में मूव करता रहेगा, कब तक मूव करेगा, जब तक हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे कुछ केस हैं, हम वो देखते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हम कोई एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल लें और उसे किसी शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा। तो इनमें हमारी 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो श्रिंक होगा, या स्वेल होगा, या कोई चेंज नहीं आएगा। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, स्वेल मतलब फूल जाएगा, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम किसी एनिमल सेल को किसी एनिमल या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालें तो पहला हमारा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से मतलब है हमारा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट है सेल के सॉल्यूशन के मुकाबले। मतलब जो मेरा वाटर कंसंट्रेशन जो हमने बीकर में सॉल्यूशन लिया है उसका ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ सेल कंसंट्रेशन। तो इसमें हमारा क्या होगा, अगर मेरा बाहर बीकर में पानी ज़्यादा है सेल के मुकाबले, सेल में पानी कम है बीकर में ज़्यादा है, तो मेरा जो पानी है वो बाहर ज़्यादा कहाँ पे है, बीकर में, और सेल में कम है, तो सेल से और बीकर से मेरा पानी सेल के अंदर मूव कर जाएगा ओस्मोसिस के थ्रू, और सेल स्वेल कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, अगर मेरा जो मीडियम, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग outside solution is very dilute and cell will gain water by osmosis, such a solution is known as hypotonic solution। उन्होंने कहा है कि अगर मेरा मीडियम, जो भी मैंने मीडियम लिया है, बीकर के अंदर वाटर लिया है, वो बहुत ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो सेल जो है वो वाटर गेन कर लेगा, सेल वाटर गेन कर लेगा और स्वेल हो जाएगा। उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो रिजल्ट क्या आया, मेरा वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन। ये बोथ डायरेक्शन मतलब आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, तो दोनों करते हैं। तो जो मेरा पानी आएगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा पानी जाने से ज़्यादा, सेल के अंदर जो पानी आएगा वो ज़्यादा होगा सेल के बाहर जाने से ज़्यादा, तो फिर हमारा सेल क्या होगा, वो ओवरऑल स्वेल कर जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल करता है। दूसरा हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से मतलब है कि जो मेरी वाटर कंसंट्रेशन है बीकर में वो कम है सेल के मुकाबले, मतलब सॉल्यूशन मेरा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो फिर जब हमने प्लांट सेल या एनिमल सेल को उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला तो जो सेल के अंदर का पानी है वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि अब सेल के अंदर बीकर के मुकाबले ज़्यादा पानी है एक्सटर्नल मीडियम के मुकाबले, तो वो सारा पानी बाहर चला जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। इफ़ द मीडियम हैज़ द लोअर वाटर कंसंट्रेशन मीनिंग वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, देन cell loses water through osmosis and this solution is known as hypertonic solution। हम इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो वाटर है वो दोनों साइड मूव करेगा और जो पानी बाहर जाएगा वो पानी अंदर आने के मुकाबले ज़्यादा होगा, तो सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा। तो इसमें मुझे याद रखना है कि हमारा श्रिंक कर जाएगा। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जैसे कि जो हमारा सेल कंसंट्रेशन है वैसे ही हमने मीडियम कंसंट्रेशन भी लिया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन भी हमने सेम लिया, तो जो पानी आ रहा है उतना ही पानी बाहर भी जा रहा है, तो सेल में कोई चेंज नहीं आएगा, सेल मेरा वैसा का वैसे ही रहेगा जैसा था। इफ द मीडियम हैज़ द सेम एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन as the cell there will be no net movement of water across the cell membrane, such solution is known as isotonic solution। रिजल्ट हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो वाटर क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शन में वो सेम होगा। ठीक है, सेम होगा, जो पानी आ रहा है और जो पानी जा रहा है दोनों का अमाउंट सेम होगा, तो सेल का सेम ही साइज रहेगा। यहाँ पे हमारा सेम। अब हम कुछ एक्टिविटी करके देख लेते हैं, इससे हमें खुद पता चल जाएगा कि ओस्मोसिस क्या होता है। तो इन्होंने एक्टिविटी 5.3 में कहा है हमें कि एक एग लो, उस एग को HCl में डाल दो, एक एग लो उसको HCl में डाल दो, तो जो हमारा उसका कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होगा ना, शेल, वो डिजोल्व हो जाएगा HCl में, क्योंकि वो कैल्शियम CaCO3 का होता है, तो वो डिजोल्व हो जाता है HCl में। उसके बाद हमें एक उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सी
मेम्ब्रेन मिलेगी, उसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। उसे हम अब पानी में डाल देंगे। पहले इन्होंने कहा है कि हमें प्योर वाटर में डालना है। इस वाली एक्टिविटी में इन्होंने प्योर वाटर कहा है, प्योर वाटर में डालना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमें देखना है कि क्या होगा। तो अब मेरे जो सेल के अंदर है वो तो कंसनट्रेटेड हो गया बाहर के मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मामले में मुकाबले, क्योंकि जो मेरा बीकर में मैंने वो लिया है वो प्योर वाटर लिया है, और एग जो है वो डिजॉल्व मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं ऑब्वियसली। तो जो मेरा बीकर से वाटर मूव कर जाएगा एग के अंदर, जब वो एग के अंदर मूव करेगा तो सेल स्वेल हो जाएगा। ठीक है, सेल मतलब एग हमारा जो है वो स्वेल कर जाएगा पूरा। ठीक है, और बी पार्ट में इन्होंने कहा है कि वही हमारा दूसरा डीशेल्ड एग लो, जैसे हमने पहले डीशेल्ड उसे किया था वैसे ही डीशेल्ड करो उसे, और उसके बाद उसे किसी शुगर सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में डालो। उसके बाद तुम देखो क्या होगा। तो जो हमारा अब एग का वाटर है, एग के अंदर जो वाटर है वो बाहर मूव कर जाएगा, क्योंकि अब जो मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है सेल एग के इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। तो मेरा वाटर मूव कर जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा, मतलब एग श्रिंक कर जाएगा। फिर एक्टिविटी 5.4 में भी इन्होंने यही कहा है कि ड्राइड रेजिन या एप्रिकॉट लो, मतलब सूखी हुई किशमिश लो या फिर एप्रिकॉट लो, उसे कुछ टाइम पानी में डालो। पानी में डालने के बाद उसे फिर लो और उसे शुगर या सॉल्ट, पहले उसे नॉर्मल पानी में डालो और उसके बाद उसे शुगर या सॉल्ट वाटर में डाल दो। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा। ईच, पहले इन्होंने ए में बोला है कि ईच गेन वाटर एंड स्वेल व्हेन प्लेस इन वाटर। जब हमने उसे नॉर्मल पानी में डाला तब क्या हुआ, उन्होंने मतलब क्योंकि हमारे रेजिन या एप्रिकॉट के अंदर वाटर नहीं था, कम था, तो प्योर वाटर में जो हमने पहले डाला तो वो पानी ले लेंगे और वो फूल जाएंगे। और जैसे ही हमने उसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला तो फिर से श्रिंक कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मेरा पानी रेजिन के अंदर ज़्यादा है बाहर के मुकाबले, तो जो रेजिन है मतलब जो किशमिश है उसमें से पानी बाहर चला जाएगा, तो मेरा शेल मतलब किशमिश श्रिंक कर जाएगी फिर से। ये हम घर में कर सकते हैं ये दोनों एक्टिविटी, क्योंकि ये बहुत आसान है। और ये नहीं तो हम ये किशमिश वाली तो हम करते ही हैं, सबने देखा होगा यूजुअली। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में मैंने जैसे पिछला पहले बताया कि उसमें जो और डिफ्यूजन में मेन डिफरेंस क्या है हमारा, कि मेरे को ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। और डिफ्यूजन मेरा क्या है, वो लिक्विड गैस दोनों में होता है, उसमें हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये एक रैंडम फैशन में हो जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होती है, रैंडम होती है, और इक्विलिब्रियम भी मेंटेन नहीं करता, ये पूरा का पूरा ही मूव होता है। तो हम देख लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड especially water from a higher region concentration to the region of lower concentration through semi-permeable membrane is called osmosis। और diffusion क्या है, movement of molecule from higher concentration to lower concentration called diffusion। यहाँ पे हमें semi-permeable membrane की जरूरत नहीं पड़ी, और osmosis हमारा equilibrium maintain करता है, इसे semi-permeable membrane की जरूरत होती है, और ये सिर्फ लिक्विड में होता है। डिफ्यूजन में मेरा क्या है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम में कोई रोल प्ले नहीं करता, इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ मेरा गैसीय मतलब लिक्विड और गैसियस मीडियम में होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप आके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।